हेलो एवरीवन। तो जो हमारी निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम कक्षा 7 भूगोल की कक्षा 7 की एनसीईआरटी देख रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम आज देखने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें कि क्या है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव के बारे में। तो हम इसके बारे में आज इसका अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं फिर हम चैप्टर नंबर 6 में क्या क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 में क्या है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। तो आज हम इसके बारे में देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति में कौन कौन से वन्यजीव निवास करते हैं, इनके बारे में हम आज देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में आज देखेंगे कि प्राकृतिक वन्यजीव क्या है। तो हमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में सब देखते हैं पहले किया कि फर्स्ट में क्या है। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर में से बहुत उत्साहित थी। मतलब कि सलीमा जो है जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है उसके आने से वो क्या होती है, बहुत अधिक क्या होती है, उत्साहित होती है। वह अपने सहपाठियों के साथ हिमाचल प्रदेश के मनाली देखने गई। मतलब कि वह उसके जो भी दोस्त लोग थे उनके साथ कहाँ गई, वो घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश के मनाली देखने के लिए गए। कौन गई? सलीमा। तो फिर उसे शव स्मरण था कि वह बस में जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते स्वरूप को देखकर कितनी हैरान हो गई थी। मतलब कि सलीमा जब अपने घूमने के लिए कहाँ जा रही थी, हिमाचल प्रदेश के मनाली जा रही, तो उसने जो उसके स्थलकृति है, जो आसपास के जो अन्य प्राकृतिक वनस्पति को देखकर वह इतनी अधिक उत्साहित हो गई कि वह उसे देखकर ऐसा लगा, उनको देखकर, वनस्पति को देखकर उसको ऐसा लगा कि वह इन सभी चीज़ों से वह हैरान थी। कौन? सलीमा। तो वह देखकर हैरान हो गए। फिर गिरिपात में स्थित साल एवं सागवान के घने वन या धीरे धीरे क्या हुए, अदृश्य हो गए। मतलब कि कहने का यह हुआ कि जो वहाँ पर कौन कौन से वृक्ष थे, शाल एवं सागवान के क्या थे, घने, बहुत ही घने, यानी कि धीरे धीरे, यानी जो वृक्ष थे वह धीरे धीरे कर कैसे हो गए, वह अदृश्य हो गए। पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियाँ, जो शंक्वाकार वितान या लंबे वृक्ष थे। मतलब कि जो वृक्ष हैं, कौन से? शंक्वाकार, जो पर्वतीय क्षेत्र में शंक्वाकार कटीले वृक्ष पाए जाते हैं, उनकी कैसे होने लगी, वह वृक्ष दिखने लगी। मतलब कि कटीली उनकी पत्तियां कैसे हो गई, वह धीरे धीरे करके झड़ने लगी, जिसके कारण वह कांटे डंठल के रूप में दिखने लगे। तो फिर वह शंकुधारी वृक्ष थे। तो उनको ऐसे ये वृक्ष दिखे तो वो इस प्रकार के वृक्ष कैसे होते हैं, इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं वह शंकुधारी वृक्ष होते हैं। तो वह लंबे वृक्षों पर खिले लाल फूलें पर उनका ध्यान गया। मतलब कि जो शंक्वाकार वृक्ष थे उनकी पत्तियां तो गिर गई, तो फिर उसमें क्या हुआ, जो फूल खिलते थे वह धीरे धीरे करके फूलों का खिलते थे, जो कि एक बहुत लंबे लंबे वृक्ष भी, यानी कि वृक्ष पर उनका ध्यान गया कि जो वृक्ष, अन्य वृक्षों में जो फूल खिल रहे थे। तो फिर वे रोडोडेंटान के फूल थे। मतलब कि इस प्रकार के वृक्ष में कौन से फूल खिलते हैं, वह रोडोडेंटाल के फूल खिलते हैं। मनाली के आगे अब रोहतांग दर्रे तक के रास्ते उसने देखा तो भूमि में छोटे छोटे घास के कुछ स्थल या बर्फ से ढकी थी। मतलब कि कहाँ से कहाँ तक, मनाली से जब वह रोहतांग दर्रे तक गई, यानी कि देखा, तो उसमें क्या इस प्रकार के वृक्ष मिले जिसमें कि कुछ जगह पर घास या बर्फ से ढके थे। तो जैसे कि आप इसे चित्र में भी देख सकते हैं किस प्रकार के टहनी है, जिसके पत्ते 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 के साथ क्या छोटे छोटे इसमें क्या फूल रहते हैं, तो इसमें दिखाई देते, जो टहनियों के रूप में दिखते हैं। तो सलीमा ने अवलोकन में हम अनुमान लगा सकते हैं कि घास स्थल जो उसका स्थल की ऊंचाई की वनस्पति में एक दूसरे से संबंधित थी। कौन बोलती है? सलीमा बोलती है कि हम इस प्रकार के चो का मतलब कि अवलोकन कर सकते हैं कि यह किस प्रकार की वनस्पतियों में पाए जाते हैं और यह इस प्रकार यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियाँ
जो एक दूसरे से संबंधित है। तो ऊंचाई के मतलब कि जैसे जैसे ऊंचाई में जाए तो उसका परिवर्तन भी जलवायु में भी परिवर्तन होता। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे ऊंचाई में जाते हैं ठीक उसी प्रकार जलवायु, वहाँ की जो जलवायु है उसमें भी निरंतर परिवर्तन होने लगता है या परिवर्तन होता है। तो उसके कारण प्राकृतिक वनस्पति, मतलब कि जैसे जलवायु परिवर्तन होता है ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें भी इस प्रकार के बदलाव निरंतर होते रहते हैं। तो फिर तापमान या नमी पर, जो कि वहाँ के तापमान या उसकी नमीता पर निर्भर करते हैं। तो इसके अलावा ढाल एवं मिट्टी की परत मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर करती है। इसमें कि ढाल एवं जो मिट्टी की जो मोटाई की परत है उस पर निर्भर करती है कि यहाँ का मौसम या जलवायु के आधार पर किस प्रकार से इनको रखा जाता है। तो इस घटकों के अंतर का कारण किसी भी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में परिवर्तन होता। मतलब कि कहने की यह हुआ कि जो ये घटक जो होते हैं उनमें जो होने वाले जो परिवर्तन है वह है इसकी प्राकृतिक वनस्पतियों पर ही सघनता के कारण उपलब्ध होता है। तो फिर इसमें देखते हैं कि आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, आपको तो यह अनुमान होगा कि अब हम आगे क्या देखने वाले हैं और कौन कौन सी प्राकृतिक जो वनस्पति हैं उनके बारे में आपको तो पता ही होगा। शायद पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से वनस्पति हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं बतलाता हूँ कि कौन कौन सी वनस्पति होती हैं। यहाँ पर 3 प्रकार की वनस्पति होती हैं, जो कि इनको 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। तो हम कौन कौन सी श्रेणी हैं उन श्रेणी के बारे में हम अब देखते हैं कि तो वह श्रेणी कौन सी है। तो वे श्रेणी हैं, फर्स्ट में देखते हैं हम वन, यानी वन क्या है इनके बारे में देखते हैं। जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले होते हैं। मतलब कि ऐसे वन जो वृक्षों के उपयुक्त, मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनकी उपयुक्त किस प्रकार का तापमान है, वहाँ पर परिपूर्ण यानी कि पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, या उस क्षेत्र में वर्षा के साथ साथ उगने वाले उस क्षेत्र में जो वन उगते हैं। तो इन प्रकार के आधारों को हम सघन या खुले सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। इस जगह में कौन सी जगह हुई, वो जगह हुई जो वृक्षों कौन से उच्च तापमान एवं परिपूर्ण, मतलब तापमान अच्छा हो और जहाँ पर पर्याप्त वर्षा हो। तो इन क्षेत्रों में उगने वाले वनों को, यानी कि इन क्षेत्रों में किस प्रकार सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं, जहाँ पर तापमान और पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। तो वहाँ पर उगने वाले वन कैसे होते हैं, सघन एवं खुली वनस्पति यहाँ विकसित होती है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रकार के, इसमें श्रेणी के अंतर्गत फर्स्ट कौन सा, वन। अब देखेंगे हम सेकंड कौन सा हो सकता। सेकंड के बारे में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, सेकंड और थर्ड और फर्स्ट तीनों के बारे में। तो हम देखते हैं सेकंड है घास स्थल। कौन सा, घास स्थल। घास स्थल में हम देखेंगे जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। मतलब कि जहाँ पर वर्षा मध्यम प्रकार की होती है वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पर ऐसे घास स्थल मिलेंगे। ये हुआ हमारा सेकंड। अब देखते हैं हम थर्ड के बारे में। थर्ड में क्या है, कांटेदार झाड़ियाँ। मतलब कि वो झाड़ियाँ जिसमें पत्तियाँ कम होती हैं और वहाँ कांटे ज़्यादा विकसित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कांटेदार झाड़ियाँ कहते हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। तो यहाँ पर इस सवाल बन सकता है कि कांटेदार झाड़ियाँ या तो ऑब्जेक्टिव के तौर पर तो आ सकता है। यहाँ पर क्या पूछेगा वो सवाल में है पूछेगा कि केवल शुष्क क्षेत्र में, यानी कि कांटेदार झाड़ियाँ कौन से क्षेत्रों में उगती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कांटेदार झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती। कौन से क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती। कौन सी झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ। तो ये ऑब्जेक्टिव बन गया, यहाँ पर और कुछ दे देगा और आपको
किसके बारे में पूछेगा, कौन से क्षेत्र में इस प्रकार के वृक्ष या कांटेदार वृक्ष या झाड़ियाँ उगती। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी शुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार के वृक्ष उगते हैं। तो सलीमा हिमालय की यात्रा पर अपना अनुभव अपने पिता को बताती, मतलब सलीमा जब वह हिमालय को घूमने गई तो वहाँ का जो अनुभव किया उसने, तो वह उस अनुभव को किसको बताती है, वो अपने पिताजी को बताती है। और उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे, मतलब कि सलीमा के जो पिता थे वह विश्व के कई जगहों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के वनस्पतियों के बारे में बतलाया। मतलब सलीमा को किसने, उसके पिताजी ने जो विभिन्न महाद्वीपों पर उगने वाले विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। जैसे कि उसमें क्या थे, वो शंकुधारी वन थे, और रेगिस्तानों में उगने वाले कौन से, कांटेदार झाड़ियाँ, जो कि आंध्र प्रदेशों में इस प्रकार की झाड़ियाँ कौन से में होती हैं, उष्णकटिबंधीय काष्ठ वनों में के बारे में की जानकारी मिलती है। यदि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो पढ़ने से पहले थोड़ा सा या किसी का भी वीडियो देख लें या खुद से पढ़ लें या टीचर से पढ़ लें, क्योंकि जैसे ही आप पढ़ोगे ना, जब अपने आप से एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो उससे क्या होगा, उससे कि आपको जो यानी कि इससे समझ जो पैदा होगी ना, वो तो दोबारा आपको क्वेश्चन आंसर इसमें कि ऐसे पढ़ाया जाएगा जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर बिल्कुल आसानी सिंपल वे में याद हो जाएगा कि किस तरीक़ा से इन क्वेश्चनों को हमको सॉल्व करना है। तो फिर इसमें हम देखते हैं आगे फिर, और तो इस प्रकार कई प्रकार की इसमें क्या वनस्पति मिलती है। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती। मतलब सलीमा को यह समझ में आ गया कि हिमालय क्षेत्र में जो मतलब कि सभी प्रकार की यहाँ पर क्या मिलती हैं, वनस्पतियाँ मिलती है, जो कि कहाँ पर है, भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है, भूमध्य ध्रुव की ओर जाने वाले ध्रुव की ओर मिलती है। तो अब देखते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार, बदलाव के कारण मुख्य बदलाव होते हैं। मतलब कि प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार की होती है, तो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, उसके जैसे कि गुण एवं वहाँ पर रहने वाले जीवों, कौन से हैं यहाँ पर, दो, कौन कौन से, उनके गुण के साथ वहाँ पर प्रवास करने वाले जीवों की जानकारी किसमें मिलते हैं, ये प्राकृतिक वनस्पति की ये प्रमुख क्या है, एक यानी प्राकृतिक वनस्पति के बारे में है क्या, गुण एवं वहाँ पर प्रवास करने वाली जीवों की जानकारी। तो अब देखते हैं हम इसमें वन के अंतर्गत सबसे पहले हम देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये क्या है, इसमें दिया गया है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इनमें इतने ही विशाल है जो फेफड़े की तरह ही प्रतीत होते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि वनों को उष्णकटिबंध कहा जाता है। मतलब कि इस प्रकार के जो वन हैं, वनों को भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। तो फिर इसके आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर ये पूरे वर्ष भर यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। मतलब कि पूरे साल भर यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, वर्षा होती है। चूँकि मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए वहाँ पर पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ पाती, क्योंकि यदि मौसम शुष्क रहेगा तो पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से क्या होगी, झड़ जाएगी। यदि मौसम शुष्क नहीं रहता तो ये पत्तियाँ पूर्णतः नहीं गिरती, कुछ गिरती हैं, कुछ पेड़ों पर ही लगी रहती। इसीलिए वहाँ पर जो पत्तियाँ गिरती है तो वहाँ पर कुछ पत्तियाँ गिरती हैं, कुछ पत्तियाँ लगी रहती है, जिसके कारण जो पत्तियाँ गिरती हैं वहाँ पर नए पत्तियाँ आ जाती हैं, और फिर जो पुरानी पत्ती है जो नहीं गिरी है वो फिर गिरने लगती है। इस तरह से वे पेड़ कैसे होते हैं कि वे पूर्णतः यानी कि उनकी पत्तियाँ नहीं गिर पाती, कुछ गिरती हैं और कुछ नहीं गिरती। तो गिरती हैं तो कुछ फिर से आ जाती है,
इस वजह से जैसे हम सूर्य के प्रकाश के अंदर ही तक नहीं पहुंच पाते, उसमें मतलब कि इतने घने वन होते जिसके कारण जो धरती होती पृथ्वी उसके अंदर तक क्या होते सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण आमतौर पर यहाँ पर काष्ठ वृक्ष होते हैं। मतलब कि यह सूर्य का प्रकाश जो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण वहाँ पर कौन से वृक्ष होते हैं, जैसे कि दृढ़ काष्ठ वृक्ष। जैसे इसमें हम देखेंगे रोजवुड, आबनूस, महोगनी, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। मगर जैसे जानवरों को भी यह खा सकता है। किसको? मगर जैसे जानवर को भी खा सकता है। कौन सा? एनाकोंडा। किसको? मगर जैसे को। फिर देखते हैं हम आगे। अब आगे बात करेंगे हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन एक किस प्रकार के वन है, तो हम देखते हैं इसके बारे में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी होते हैं। सीधा सिंपल काम है कि इसको याद रखने का कि उष्णकटिबंधीय वन किस प्रकार के वन हैं। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि उष्णकटिबंधीय वन सदा पर्णपाती व मानसूनी वन होते हैं। किस प्रकार के वन होते हैं? सदा उष्णकटिबंधीय वन किस प्रकार के वन होते हैं? पर्णपाती एवं मानसूनी प्रकार के वन होते हैं। तो यह प्राय कहाँ पर देखने को मिलेंगे? यह भारत में मिलेगा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका। कहाँ पर? भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में इस प्रकार के वनों के हिस्से, बहुत बड़े हिस्से पाए जाते हैं। कौन से प्रकार के वन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो फिर इन प्रकार के मौसमों में परिवर्तन होते रहता है। इन प्रकार के वनों के कारण क्या इन क्षेत्रों में लगातार क्या होता रहता है? परिवर्तन होते रहता है। जैसे जल संरक्षण करने में काफ़ी शुष्क है यहाँ के वृक्ष की पत्तियाँ, मतलब कि वो यहाँ जल संरक्षित रखने के लिए किस प्रकार के होते हैं? यह शुष्क मौसम में यह वृक्षों की पत्तियाँ झड़ जाती है। जैसे मौसम शुष्क आता है उस टाइम में क्या होता है कि इन वृक्षों की पत्तियाँ झड़ जाती है। वनों पर पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्ष, जैसे कि दृढ़ काष्ठ वृक्ष कौन से? यहाँ पर शाल है, सागवान है, नीलम है और शीशम। इस प्रकार के वन कौन से हुए हैं? दृढ़ काष्ठ वृक्ष हैं। कौन से? शाल है, सागवान है और नीम और शीशम। दृढ़ काष्ठ वृक्ष से फर्नीचर है, यातायात एवं निर्माण सामग्री के लिए बहुत ही उपयोगी। मतलब कि इस प्रकार के वनों से कौन कौन सी सामग्री बनाई जाती है? फर्नीचर है और यातायात सामग्री बनाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर, यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, यहाँ पर हम उनको देख लें। तो यहाँ पर जानवर है कौन से? शेर है, बाघ है, शेर है, हाथी है, गोल्डन लंगूर है एवं बंदर। इस प्रकार के वन्यजीव यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं हम आप कुछ। शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, उन राज्यों के नाम लिखो। यहाँ पर क्या है उनके बारे में लिखना है। और फिर क्या, भारत में अधिकतर किस राज्य में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, इनके बारे में देखें अभी। और फिर यहाँ पर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण वन, तो फिर बाघ है, लंगूर है। अब देखते हैं हम शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य एवं तटीय प्रदेशों में। तो अभी उस क्वेश्चन का जवाब हमने देखा कि शीतोष्ण भारत में शीतोष्ण वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम देखेंगे इसमें कहाँ पर है। यह मध्य अक्षांश, सॉरी ये भारत नहीं है, यहाँ पर क्या पूछा? हाँ, भारत में शीतोष्ण सदाबहार वन एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे हम। तो इसमें हम देखेंगे सदाबहार, इसमें देखते हैं हम दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ पर कौन से? बाँस है, चीड़ है, यूकेलिप्टस है जैसे आदि मुलायम दोनों प्रकार के वृक्ष यानी कि पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ पर? शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय तटीय प्रदेश, शीतोष्ण मध्य अक्षांशीय तटीय प्रदेशों में के किनारों पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम इनके बारे में देख सकते हैं।
फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन। कौन से वन? शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो यह बनने के साथ साथ शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, जैसे कि उत्तर अमेरिका, चीन है, न्यूजीलैंड है, चिली है, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाने वाली इस प्रकार के पत्तियां शुष्क मौसम में झड़ जाती है। मतलब कि इन पेड़ों की पत्तियां कौन से मौसम में झड़ जाती है? शुष्क मौसम में इन पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती है। और शेष बांझ है, ऐंच है, वींच है, इसमें क्या मिलेंगे? इसमें हिरण है, लोमड़ी है, भेड़िया है, यहाँ पर आम जानवर यानी कि इस प्रकार के जानवर यहाँ पर मिलते हैं। और फिर इसमें हम देखें फेजेंट तथा मोनाल जैसे वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष? फेजेंट के वृक्ष एवं मोनाल जैसे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं फेजेंट है या मोनाल है, जैसे अधिक मोनाल बोले तो मोर। इसमें शीतोष्ण पर्णपाती इस प्रकार के वन होते हैं। तो हम अब देखेंगे भूमध्य सागरीय वनस्पति की, भूमध्य सागर में किस प्रकार की वनस्पति है। आप जान चुके हैं कि महाद्वीप के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी किनारे के अधिकांश भाग में कौन से वन पाए जाते हैं? शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ मिलते हैं। कहाँ पर? ये भूमध्य सागरीय के उत्तर पूर्वी किनारों पर किस प्रकार के वन मिलते हैं, ये सवाल है। इसका ऑब्जेक्टिव के तौर पर इसको पूछ लिया जाएगा। किस प्रकार के वन मिलेंगे? शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती वन। कौन से वन? शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती वन मिलेंगे। तो वनस्पतियाँ पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे पर विभिन्न है। भूमध्य सागरीय में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिस पर अधिकांशतः यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है। भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में भी इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? भूमध्य सागरीय वनस्पति इसका नाम पड़ा। तो वनस्पति भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से? कैलिफोर्निया है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और अमेरिका एवं अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पतियाँ या वन पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वनस्पति शुष्क एवं ग्रीष्म ऋतु में स्वयं ढाल लेते हैं और उनकी मोटी छाल एवं पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन को रोक देती हैं। तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में फलों एवं कृषि के कारण विश्व का फलोत्पादन भी कहा जाता है। किसके कारण? इन्हें विश्व का फल उत्पादन यहाँ के मौसम के अनुकूल होने के कारण इसे यहाँ पर विश्व का फल उत्पादन भी कहा जाता है। भूमध्य सागरीय में अंगूर के बाग। ये देखते हैं हम आगे क्या है। आगे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले उन प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु भी होती है, जिस पर आमतौर पर ग्रीष्म वर्षा वाली एवं शीत ऋतु पर कौन कौन से यानी कि पेड़ होते हैं? इसमें संतरा है, अंजीर है, जैतून है, अंगूर है, नींबू, बांस, ये फल पैदा किए जाते हैं। इसके कारण कृषि में लगाकर वनस्पति को हटा दिया गया और वहाँ पर जीवन कम हो गया। अब देखते हैं हम शंकुधारी वन कि शंकुधारी वन क्या है। उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश मतलब कि 50 से लेकर 70 अंश डिग्री से भाव शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में इनको क्या कहा जाता है? टैंगा कहा जाता है। मतलब उत्तरी गोलार्ध पर पाए जाने 50 से 70 अंश डिग्री सेल्सियस को शंकुधारी वन कहा जाता है, जिन्हें हम टैंगा भी कहते हैं। वन अधिकांशतः ऊंचाई भी पाए जाते हैं और इस प्रकार के वनों को अधिक ऊंचाई में पाए जाते हैं। और वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में, मतलब कि इस प्रकार के वृक्षों को सलीमा ने कहाँ देखा? हिमालयों में देखा, जो कि लंबे हैं, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। तो काष्ठ इनका उपयोग किस में किया जाता है? इनका उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है और सामान्यतः जैसे कि लुगदी बना के क्या अखबारी कागज़ के रूप में भी किया जाता है। इनके नरम काष्ठ जो होते हैं उसको माचिस एवं पैकिंग करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें
चीड़ है, देवदार आदि वृक्ष के पेड़ सामान्यतः जिसमें कि रजत लोमड़ी, मीक, ध्रुवी भालू, जैसे कि ध्रुवी भालू जो बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इस प्रकार के यहाँ पर जानवर मिलते हैं। तो आसपास नरम एवं काष्ठ की वस्तु को ध्यान दीजिए, जैसे कि इसमें बतलाया गया। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ क्या होता है? अनसुआ। तो इसमें एक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि रूसी भाषा में टैगा को क्या कहा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, रूसी भाषा में टैगा को अनसुआ कहा जाता है। इसका ये शुद्ध या अनसुआ, क्या या तो शुद्ध पूछ लिया जाएगा या तो फिर अनसुआ पूछ लिया जाएगा। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर रूसी भाषा में टैगा को क्या कहा जाता है, शुद्ध या अनसुआ। तो अब देखते हैं हम घास स्थल, मतलब कि घास स्थल के बारे में। ये शंकुधारी यानी कि वन है। तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल ये भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ हो सकते, मतलब कि जहाँ पर मेडिटेरियन सी है वह है उस जगह पर कहीं भी उग सकते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र तक फैला है। फिर इसमें हम वनस्पति को निम्न प्रकार वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। घास की काफ़ी ऊंचाई, मतलब कि 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाती है। अफ्रीका के सवाना घास स्थल इस प्रकार के, अफ्रीका का कौन सा घास स्थल है, यानी घास का अफ्रीका में किस प्रकार का घास पाया जाता है, वहाँ पर सवाना प्रकार का घास पाया जाता है, जिसमें कि उष्ण कटिबंधीय घास स्थल जैसे कि यहाँ पर हाथी, जैबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। कहाँ पर? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल पर इस प्रकार के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो फिर हम आगे देखते हैं शीतोष्ण घास स्थल शीतोष्ण घास स्थल। अब देखते हैं हम शीतोष्ण घास स्थल के बारे में। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। आपसे ये सवाल यहाँ ऑब्जेक्टिव के तौर पर यहाँ सवाल बन सकता है कि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों में किस के भीतरी भागों में कौन सा घास स्थल है जो इस प्रकार यहाँ पर किस प्रकार का यहाँ पर घास स्थल होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो वहाँ पर कौन सा घास स्थल होता है? शीतोष्ण घास स्थल, मतलब कि मध्य अक्षांशीय और महाद्वीपों के भीतरी भागों में किस प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर शीतोष्ण प्रकार का घास स्थल पाया जाता है, जो कि आमतौर पर छोटे एवं पौष्टिक होते हैं। ये घास स्थल किस प्रकार के होते हैं? छोटे होते हैं और बहुत ही पौष्टिक होते हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में ऐसा मानता है जैसे कि जंगली भैंसा, बाइसन या एंटीलोप भी पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? यहाँ पर जंगली भैंस है, बाइसन है और एंटीलोप भी पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं हम इसमें, इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि कटीले झाड़ियाँ क्या हैं। तो इसको जानने आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। और देखते हैं अब फिर हम कटीली झाड़ियाँ कि किस प्रकार की कटीली झाड़ियाँ हैं। शुष्क रेगिस्तान प्रदेशों में पाई जाती है। यह किस प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती है? यह शुष्क या रेगिस्तान प्रकार के प्रदेशों में पाई जाती हैं। कौन सी झाड़ियाँ? कटीली झाड़ियाँ। तो उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान में, जैसे कि महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। इस प्रकार की झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो इस प्रकार की कटीली झाड़ी आपको कहाँ पर मिलेगी? उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर। कहाँ पर? महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर कटीली झाड़ियाँ मिलेगी। तो तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र, मतलब कि जहाँ पर कहाँ पर मिलेगी है? जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में गर्मी हो और वर्षा कम होती है, तो यहाँ पर
तो इस प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ मिलेगी। यह का कारण क्या है? वनस्पति, इस कारण से यहाँ वनस्पतियाँ की कमी रहती है। विश्व में मानचित्र में रेगिस्तानी प्रदेशों में चिन्हित करें और भारत में अब बड़े बड़े रेगिस्तान का नाम बताएं, जहाँ पर रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं जिन्हें हम पहले भी जान चुके हैं। भारत का रेगिस्तान, जैसे कि आपको पता होगा, भारत में थार का रेगिस्तान है, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो हम अब देखते हैं इसमें कि ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वहाँ पर अत्यधिक मौसम ठंडा मिलेगा। मतलब कि जैसे हम ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ का मौसम कैसा? वहाँ का मौसम सदैव ठंडा मिलेगा। वह बहुत ही सीमित एवं प्राकृतिक वनस्पति मिलेगी। मतलब कि सीमित जगह, सीमित तरह की यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति मिलेगी। केवल कई लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ। यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ मिलेगी। कहाँ पर? ये अत्यधिक ठंडा प्रदेश में क्या मिलेगा? यहाँ पर लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ मिलेगी। यहाँ पर एक विकल्प के तौर पर बन सकता है यहाँ पर कि इस प्रकार में, इस जगह में किस प्रकार की यानी कि झाड़ियाँ मिलेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर क्या लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। कहाँ पर? अत्यधिक ठंडा प्रदेशों में। ग्रीष्म ऋतु के दौरान यहाँ पर कम विकसित होती, मतलब जैसे गर्मी का मौसम आता है तो वहाँ पर ये यानी कि इस प्रकार की वनस्पतियाँ बहुत कम विकसित होती है। इसे टुंड्रा या प्राकृत वनस्पति भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? टुंड्रा या प्राकृतिक वनस्पति भी कहा जाता है। ये वनस्पति आपको यूरोप है, एशिया है, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? यूरोप में, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका में इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। यहाँ पर जानवरों के लिए मोटा और फर एवं मोटी चमड़ी होती है और ये उन्हें ठंडी जलवायु सुरक्षित रखती है। मतलब कि वहाँ के जो जानवर हैं उनकी शरीर की चमड़ी कैसी होती है? मोटी होती है, जिससे कि इस प्रकार की ठंडी जलवायु से उनके शरीर की रक्षा करती है। तो इसमें हम देखते हैं कुछ जानवर जैसे कि सील है, बालरस है, कस्तूरी बैल है, ध्रुवी उल्लू है, ध्रुवी भालू है और बर्फीला लोमड़ी। इस प्रकार के जानवर यहाँ पर मिलेंगे जिसकी चमड़ी कैसी होती है? मोटी होती है, जो कि ठंड को सहन करने के लिए पर्याप्त होती है। तो हम देखते हैं क्या इसमें देखते हैं कि सलीमा ने पिता से पूछा कि कुछ घने जंगलों का चित्र बनाएं और कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि वृक्षों की काट कर उन्हें वनों को साफ कर रहे हैं और जिससे उनके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग यहाँ पर कृषि कर रहे हैं। मतलब कि जो वृक्षों को काट कर वहाँ के जो लोग वहाँ पर जो स्थान तो पर रहने वाले लोग हैं, वनों को काट कर वहाँ पर क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है? जिससे कि वनों का नाश हो रहा है। इस प्रकार की बात उसके पिता ने बतलाई। किसके पिता ने? सलीमा के पिता ने बतलाया। तो जिसके लिए वृक्षों को काट कर वहाँ पर कृषि के साथ साथ आवास यानी कि मकान बनाने के लिए भी उपयोग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें वनों को साफ कर दिया गया। सलीमा सोचने लगी कि अगर इसी तरह वनों को साफ कर दिया गया तो वन्य जीव वहाँ पर जीव कहाँ जाएंगे? मतलब कि वनों को जब वहाँ के वनों को काट दिया जाएगा तो वहाँ पर रहने वाले जो वन्य जीव वह कहाँ जाएंगे? वह धीरे धीरे कर क्या हो जाएंगे? वह समाप्त हो जाएंगे और फिर पुनः वह वैसे ही बन पाएंगे। तो इस तरह से जैसे कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा पे ऑक्सीजन और जल वाष्प है, लकड़ी है, फल है, मेवे हैं आदि मिल पाएंगे। किस तरह से मिलेंगे? यदि इन वृक्षों को नहीं काटेंगे तो ये सभी मिल पाएंगे, और यदि इनको काट दिया जाएगा तो फिर ये नहीं मिल पाएंगे। जैसे कि इसमें चित्र में देखिए वायलस है, वालरस है, फिर ध्रुवी है और फिर क्या है ये लास्ट में देखने को मिलेगा सील है। तो क्या आप सलीमा से सहमत हैं कि अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता को में हो रही कमी के बारे में चर्चा करें और उनके संरक्षण के बारे में देखें? तो इस तरह से दोस्तों हमने इसके बारे में देखा। तो अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन हैं, इनको हमें हल करना है। तो देखते हैं एक क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वनस्पति का विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है। तो आपको ये पता होगा कि वनस्पति के कौन से दो कारक है जिस पर यह निर्भर करता है। तो हम देखते हैं इसका आंसर में फर्स्ट है गुण, सेकंड है वहाँ पर प्रवास करने वाले जीव। ये हुआ फर्स्ट का आंसर। अब देखते हैं सेकंड में क्या है। सेकंड में प्राकृतिक वनस्पति की 3 प्रमुख श्रेणी कौन कौन सी श्रेणी है। जैसे कि हमने देखा था कौन कौन से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं यहाँ पर, कौन कौन सी श्रेणी में। फर्स्ट में देखा वन, सेकंड में घास स्थल और थर्ड में देखा था कांटेदार झाड़ियाँ। तो ये हुआ सेकंड का आंसर। थर्ड में क्या है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के दो दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताओ। तो इसमें 2 पेड़ों के नाम हैं। फर्स्ट में रोजवुड, सेकंड आबनूस, थर्ड है इसमें महोगनी। तो ये हुआ हमारा कौन सा, थर्ड का आंसर। अब देखते हैं हम फोर्थ में क्या, विश्व के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इसके बारे में देख लें हम। यहाँ पर देखे थे हमने फर्स्ट में भारत, सेकंड में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, थर्ड में मध्य अमेरिका। तो यहाँ पर इस प्रकार के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं हम फिफ्थ में क्या है। फिफ्थ में है नींबू वंशिष्ट के फल किस जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये हमेशा कौन सी जलवायु में पाए जाते हैं, शीत ऋतु या शीत जलवायु में पाए जाते हैं। और शंकुधारी वन के 4 कोई उपयोग, इसको मैं आपको बोल के बतला देता हूँ कौन कौन से हैं। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट क्या है, ये अत्यधिक ऊंचाई पर होते हैं, मतलब कि इस प्रकार के वन जो होते हैं वो है अत्यधिक ऊंचाई पर होते हैं। सेकंड है ये नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन हैं, मतलब कि ये नरम काष्ठ वाले सदाबहार वन हैं जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, यानी कि विभिन्न तरीके काष्ठ बनाने में और इसको पैकिंग करने में और कागज़ यानी कि पेपर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम थर्ड देखते हैं, ये वृक्ष कहाँ पर मिलेंगे। ये वृक्ष पर्याप्त मात्रा में हिमालय क्षेत्रों पर मिलेंगे। और फोर्थ है काष्ठों का उपयोग, इसके जो काष्ठों का उपयोग हम लुगदी बनाने में भी करते हैं। ये हुआ हमारा फिफ्थ का आंसर। अब देखेंगे हम कौन सा क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा सिक्स में क्या है, विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। ये भूमध्य सागर में, मतलब कि भूमध्य सागर में, कहाँ पर, भूमध्य सागर में पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं हम इसके कुछ सही विकल्प हैं। काई एवं लाइकेन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि रेगिस्तान के प्रदेशों में। कांटेदार झाड़ियाँ, इसका फर्स्ट ऑप्शन में गर्मी में आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, गर्मी में शुष्क जलवायु में, ठंडी जलवायु, इसमें तो हो ही नहीं सकता। ये इसके बारे में बता। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक जानवर है। तो कौन सा जानवर हो सकता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार का। बंदर है, जिराफ है, ऊंट है, आपको बता रहा है। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष है, शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष है, कौन सा, इसके बारे में बतलाना आपको। रोजवुड है, ये तो नहीं, चार्ड भी नहीं, यही हो सकता है। सागवान भी नहीं हो सकता, ये सदाबहार में आएगा सागवान। तो इसके बारे में देखना। स्टोपी घास स्थल कहाँ पर मिलेगी। स्टेपी घास स्थल कहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है, मध्य एशिया में, दक्षिण अफ्रीका में हो सकता है। फिर देखते हैं इसमें वालरस क्या है, देवदार वृक्ष क्या है, जैतून, हाथी,
कंपोस्ट डाउन, डाउन कहाँ पर मिलेगा, डाउन हमको मिलेगा कहाँ पर, यह मिलेगा डाउन, कांटेदार झाड़ियाँ नमचालिया। और फिर उष्णकटिबंधीय वन, एक ध्रुवी जानवर है, ध्रुवी जानवर कौन सा मिलेगा इसमें, वालरस, वालरस क्या है, एक ध्रुवी जानवर है, ये है ना। और फिर इसका अंटार्कटिका का शीतोष्ण घास, कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ कौन सी है, नींबू की एक, ब्राज़ील की, ब्राज़ील में क्या मिलेगा, ब्राज़ील में है। और फिर इसके बारे में आप देख लीजिएगा कौन कौन सा सही है कौन सा, इसका मिलान कर लीजिएगा। तो फिर इसमें देखते हैं हम, ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले जानवरों को की फर एवं त्वचा मोटी होती है, क्योंकि वह अत्यधिक ठंड को, ठंड के मौसम यानी ठंडा मौसम को सहन करने की क्षमता होती है। इसी कारण ध्रुवीय प्रदेशों के जो जानवर हैं उनकी त्वचा कैसी होती है, मोटी होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, क्योंकि मौसम में परिवर्तन होने के कारण वह अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। वनस्पति के प्रकार एवं सघन स्थल पर दूसरी वनस्पति बदल जाती है, इसके बारे में देखते हैं। फिर अगला क्या है, अगला दिया गया इसमें क्या, क्रियाकलाप को एकत्रित करके इसमें चित्र को संबंधित वाक्य को लिखना है। वर्षावन या घास स्थल एवं शंकुधारी में का कोलाज बनाइए, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों सेशन कैसा लगा, यदि सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फीडबैक के तौर पर आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके बतला सकते हैं कि। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाली इसकी चैप्टर नंबर 7 के साथ। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, जय हिंद।